हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है परिवार या फैमिली। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन के बारे में समझा कि इंस्टीट्यूशन हम किसे कहेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उसी के एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने फैमिली को लिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल है फैमिली। ठीक है, आपने एसोसिएशन भी पढ़ लिया है और सोशल ग्रुप भी पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हम अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर, संस्था के उदाहरण के तौर पर हम किसको ले रहे हैं, परिवार को। ठीक है, और भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आज हम परिवार के बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों ने पहली बार परिवार एज अ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है, ठीक है, आज सभी लोग जान जाएं और ये चीज़ क्लियर कर लें कि कैसे परिवार एक संस्था भी है और समिति भी है, एसोसिएशन भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, ग्रुप तो है ही है, सोशल ग्रुप तो है ही है। ठीक है, सामाजिक समूह का तो उदाहरण है ही परिवार। देखो, आप लोग पहले तो संस्था और समिति किसे कहते हैं, जिसे क्लियर नहीं है वो क्लियर करें पहले। ठीक है, आपके इस चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, उससे आप लोग क्लियर करो कि संस्था किसको कहते हैं, समिति किसको कहते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, और जब परिवार हम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं तो परिवार दोनों आ जाता है, दोनों चीज़ों में आ जाता है। बट कैसे हम परिवार से, अगर कोई पूछता है कि कैसे परिवार एक संस्था है या कैसे परिवार एक समिति है, इसको आप हमें डिस्क्राइब करिए, तो वो चीज़ आपको बताने में प्रॉब्लम होगी अगर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम परिवार के रूल्स रेगुलेशंस की बात करें या परिवार के जो नियम कानून होते हैं या जिस विचारधारा पर एक परिवार चलता है, ठीक है, या फिर कह लें कि एक परिवार का कैसा फंक्शन होता है, कैसा प्रकार होता है, जिसके आधार पर हम एक ग्रुप को कह देते हैं कि हाँ ये फैमिली है। ठीक है, तो अगर हम उस सेट ऑफ रूल्स को की बात करें तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल को साथ में रह करके विवाह संस्कार संपन्न करके आपस में संतान की उत्पत्ति करनी होती है ना, बच्चे को जन्म देना होता है, उसका समाजीकरण करना होता है, उसका सोशलाइजेशन करना होता है। तो ये जहाँ पे कार्य होगा, ये फंक्शन जहाँ पे होगा, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, फैमिली कहलाएगा। तो जब हम ये ये डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ, तो वो हम किसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, संस्था का। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का। बट जहाँ पर हम कहते हैं कि माता पिता का उद्देश्य है कि वो बच्चों की देखरेख करें और उन्हें सफल बनाएं, उनके सफल बनने में उनका योगदान करें, और बच्चों का उद्देश्य ये है कि वो अपने माता पिता को जो है सपोर्ट करें उनकी पूरी लाइफ टाइम, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम उद्देश्य की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, तो वहाँ पर परिवार क्या हो जाता है, एक एसोसिएशन बन जाता है, एक समिति बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से परिवार, संस्था और समिति दोनों का उदाहरण है। तो आप लोग इतना चीज़ समझ जाइए। ठीक है, इतनी चीज़ आपके सिलेबस में डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और परिवार होता क्या है, ठीक है, परिवार के बारे में आपको मालूम है, एक छोटा समूह होता है जहाँ पर क्या होता है, एक कपल होता है जिसके विवाहित या अविवाहित दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज़ होती है ना, तो वैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, एकाकी परिवार की, तो क्या कहते हैं उसे हम, कि जहाँ पर माता पिता और उनके अविवाहित अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं, तो उस पूरी फैमिली को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, है ना। इस परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों का निवास हो सकता है ना। बच्चे विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तो काइंड्स की बात हो गई। ठीक है, अगर हम मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि परिवार वह छोटा समूह है ना,
हमेशा बोला जाता है कि परिवार एक छोटा समूह होता है, इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, परिवार वह छोटा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है ना। और चलो डेफिनेशन पहले आपको पढ़ के सुना देती हूँ। परिवार वह छोटा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज। तो इसमें इन्होंने इसी की बात की है कि देखो ये यौन संबंधों की पूर्ति का एक साधन है ना। जो एक पर्सन होता है, जो एक ह्यूमन होता है, उसकी कुछ सेक्सुअल नीड्स, जैसे हम बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में, है ना, क्या बनाया गया, मैरिज बनाया गया। तो मैरिज के थ्रू क्या होता है, फैमिली का निर्माण होता है। पहले शादी करनी है आपको, फिर क्या होगा, आपका परिवार बनेगा। तो परिवार क्या करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के यौन संबंधों पर आश्रित है ना, बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप, और संतान के जन्म की व्यवस्था करता है ना, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करता है, और उसके पालन पोषण का भी काम उनका दायित्व होता है कि बच्चे को अगर आपने जन्म दिया है तो उसका आपको क्या करना है, पालन पोषण करना है। तो इस तरीके से मतलब परिवार होता है। ठीक है, परिवार की कुछ अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर हम परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं, यूनिवर्सैलिटी लिखा हुआ है ना, सार्वभौमिक हिंदी में कहते हैं। इसका कहने का मतलब होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर जगह पाया जाना, है ना, हर टाइम पीरियड में और हर प्लेस पर। स्पेस एंड टाइम पीरियड की बात होती है, समय और स्थान, हर समय और स्थान में आपको परिवार मिलेगा, है ना। आदिम समाज की बात करें तो वहाँ से शुरुआत हुई परिवार की, और हर जगह आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब होता है कि सार्वभौमिकता होती है। इसके अलावा भावनात्मक आधार या इमोशनल बेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है एक दूसरे को। जो परिवार होता है उसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करके रहते हैं। ठीक है, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है ना। सोशलाइजेशन अगर बच्चे का किया जा रहा है तो उसमें उनको ये चीज़ डाली जाती है उनके दिमाग में कि हमें एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखनी है ना, हमेशा सहानुभूति रखनी है। ठीक है, जैसे अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर के बस देखते हैं, है ना, एक तमाशे की तरह। बट अगर उनके फैमिली का मेंबर होता है तो क्या करते हैं, वो फिर उसके लिए सारी चीज़ें करते हैं जितना कर सकते हैं। तो ये है आपका इमोशनल बेस, है ना। इसके अलावा सीमित आकार, असीमित नहीं, लिमिटेड साइज़, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि छोटा आकार मैकाइवर एंड पेज ने कहा, स्मॉल साइज़, लिमिटेड साइज़। ये नहीं कि कोई भी आ गया परिवार के अंदर, है ना। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, या तो विवाह से संबंधित लोग होते हैं या तो आपके रक्त से संबंधित लोग होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स या अफाइनल रिलेटिव्स, वो सब मिल कर के ही परिवार का निर्माण करते हैं। जैसे आपने सोशल ग्रुप पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे बेसिस के आधार पे बहुत सारे अगर हम आधार ले लें तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़े बड़े समूह, मिलियंस भी आ सकते हैं एक ग्रुप में लोग, है ना। तो ग्रुप की बात अलग होती है, बट परिवार में सिर्फ लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया, विवाह से संबंधित और रक्त से संबंधित, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपके अफाइनल जिनसे विवाह हुआ है उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए इसका साइज़ जो है अनलिमिटेड नहीं होता कि कोई भी आके इसमें रहने लगेगा। ठीक है, उसको हम परिवार कह देंगे। सदस्यों का असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब होता है कि जैसे आप लोग एसोसिएशन अभी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर में ही एक एसोसिएशन अपने गोल को पूरा करता है ना। इस चीज़ों को अगर आपने ठीक से क्लियर किया है तभी आपको ये मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, मतलब एसोसिएशन में आपने देखा कि हमें एक उद्देश्य को पूरा करना है और हमारे कुछ दायित्व हैं उनको हमें पूरा करना है। जैसे अगर हम कॉलेज को ले लें तो कॉलेज एज एन इंस्टीट्यूशन ले लें, ठीक है,
सॉरी एसोसिएशन ले लें तो उसमें क्या है, प्रिंसिपल का काम अलग है और जितने भी हैं 4th क्लास का काम अलग है, ठीक है, टीचर्स का काम अलग है। तो वो लोग अपने अपने काम को पूरा कर रहे हैं ना। अब जो काम 4th क्लास का है वो काम कोई और क्लास का वहाँ पर कर्मचारी नहीं करेगा। वो कहेगा इनका काम है, इन्हें करना चाहिए, ठीक है, इनका फ़र्ज़ है कि ये काम करें, मतलब जो भी जिसको भी है ना। तो कहने का मतलब उनका दायित्व सीमित है, बट यहाँ जो परिवार होता है वहाँ पर जो दायित्व होता है वो असीमित होता है ना। जैसे अगर किसी को, मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो घर तक बेच देते हैं, है ना। बट अगर आप कहीं इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो क्या वहाँ पे क्या किसी को हेल्प करने के लिए अपना घर बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर आपका फ़र्ज़ बनता है परिवार के अंदर कि आप किसी भी हद तक जा कर के अगले की, परिवार में जो अगला पर्सन है उसकी हेल्प करो। तो यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। परंपराओं की प्रधानता या द प्राइमेसी ऑफ ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि यहाँ पर हर एक परिवार जो है अलग, उस मतलब कहने का, हमारे इंडिया की अगर बात ले लो, यहाँ पे तो बहुत सारे कल्चर है ना, कल्चर्स का मिक्सचर है, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म, सॉरी अलग अलग मान्यताएं हैं हर जगह की, ठीक है। अगर हम रीज़न को ले लें, रीज़न वाइज भी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इस तरीके से हर एक परिवार अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करता है सोशलाइजेशन के थ्रू, है ना। अगर घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसे जन्म से ही सिखाया जाता है, जैसे आज सरस्वती पूजा है तो जिसके घर में सरस्वती पूजा होगी तो बच्चा सीख जाएगा कि हाँ, हमारे परिवार का ये नियम है, हमारे रिवाज है कि हमेशा बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती जी की पूजा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से परंपराओं की प्रधानता होती है एक परिवार में, ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति या सेंट्रल पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर। हमारा जो पूरा समाज का संरचना है, पूरी सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका सबसे छोटा यूनिट अगर आप लो ना तो परिवार ही होता है। सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार ही तो है, इसीलिए वो केंद्र में आती है ना। अगर परिवार में कुछ चेंज होने लगे, सोचो अगर हर एक परिवार में बदलाव होने लगे तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी बदल जाएगी, है ना। तो ये सेंट्रल पोजीशन है इसकी, फैमिली की। देन क्या है, देन नेक्स्ट है आपका परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ फैमिली का कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन या संस्था के आधार पे अगर परिवार बोलो कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, या परिवार एक संस्था के रूप में क्या है, टेम्परेरी है कि परमानेंट? हमेशा परमानेंट है, ठीक है। संस्था के रूप में हमेशा परमानेंट है और समिति के रूप में क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है, अस्थायी है। तो इसका दोनों रूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, तभी ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। दोनों के वीडियो, एसोसिएशन और आपके इंस्टीट्यूशन दोनों का दे दूँगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो वहाँ से कर लेना। परिवार के प्रकार की बात करें अगर, तो समय के साथ साथ बहुत सारे परिवार के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने बहुत सारे रिसर्चेस करके अलग अलग जगहों पे, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के बारे में बताया है। बट जो बेसिक टाइप्स हमें मिले, जो ऑल ओवर हमें जिन्हें हम जनरलाइज कर सकते हैं, जिनका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, उस आधार पे हम बता रहे हैं कि 4 टाइप के हमें मिले, जिसमें से पहला है न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रक परिवार, जिसमें आपको मालूम है कि क्या होता है, माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनकी जो संख्या होती है वो 5 to 6 होती है। फिर जॉइंट फैमिली की अगर बात करें तो जॉइंट फैमिली हमारे इंडियन सोसाइटी की ही एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, खासियत है ना, एक विशेषता है जॉइंट फैमिली। इंडियन जॉइंट फैमिली पे IP देसाई ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, ठीक है। आपको फैमिली से रिलेटेड जो है दूसरा अगर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी वीडियो दूंगी कुछ दिनों बाद, तो उसमें भी आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे अभी आपको जो चीज़ें जाननी है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है,
जॉइंट फैमिली में 3 to 4 जनरेशन्स रहती हैं, ठीक है। वो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, ब्लड रिलेटिव्स 3 to 4 जनरेशन्स तक रहते हैं। 3 से 4 पीढ़ियों तक रक्त संबंधी लोग रहते हैं, है ना। वो जो परिवार होता है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। और इसकी जॉइंट फैमिली की क्या विशेषता है कि वहाँ पर देखो एक ही घर में तो सारे लोग रहते ही हैं, साथ में क्या होता है, जो खाना बनता है इतने सारे लोगों का वो एक ही किचन में बनता है, ठीक है। और जैसे 4 बेटे हैं, अगर एक कपल है उसके 4 बेटे हैं मान लो, ठीक है, और उसके आगे वाली जनरेशन, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यहाँ पे परिवार का एक मुखिया होता है, एक हेड होता है, और सारे पैसे जितने भी अर्निंग होती है परिवार की वो सारी एक जगह कलेक्ट होती है। कोई अपनी जेब में सैलरी नहीं रखता, वो जाकर के हेड को दे देता है। तो ये सारी कुछ खासियत है जॉइंट फैमिली की, ठीक है। वो हेड जब जिसको जैसी ज़रूरत होती है पैसों की वैसे वो दे देता है, ठीक है, हेड। ये नहीं कि अगर किसी ने 100 रुपये कमाए, किसी ने 10 रुपये, तो 10 रुपये वाले के पास सिर्फ 10 ही रुपये रहेंगे, अगर 10 वाले को 100 की ज़रूरत पड़ गई तो उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 100 और 10 एक ही जगह पे गए, है ना, एक ही जगह जमा हो गए और जिसको जैसी ज़रूरत है वैसे उसको मिल रहा है। तो ये सारी कुछ खासियत है जॉइंट फैमिली की। देन विस्तृत परिवार जो या एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा वेस्ट से आया है, पश्चिमी देश समाज से आया है, वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन रहता है एक्सटेंडेड फैमिली में, इसमें जो है एक कपल होता है, ठीक है, और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, और उन बच्चों की शादी हो चुकी होती है, ठीक है, सारे विवाहित बच्चे होते हैं उनके, ठीक है। एक कपल हुआ, उनके बच्चे, उनकी शादी हो चुकी और उनकी वाइफ्स आ गई, ठीक है, और वाइफ और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, समझ गए। जैसे पेरेंट है, पेरेंट के 4 बेटे हुए, 4 बेटों की शादी हो गई और उन बेटों के बच्चे भी हो गए। तो इतने सारे लोग जब एक ही जगह पे रहते हैं मिलजुल करके, देखो कितनी जनरेशन हो गई, पहला कपल, ठीक है, 1 जनरेशन, देन उनके बेटे हुए 2nd जनरेशन, देन बेटों के बेटे या बच्चे हुए जितने लड़की लड़का जो भी, तो 3 जनरेशन हो गए। तो जब 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ एक्सटेंडेड फैमिली में, अगर कोई फैमिली है जहाँ पर क्या है, एक कपल है, ठीक है, और उनके मम्मी पापा, ठीक है, मान लो किसी की शादी हुई है ना, और उनके मम्मी पापा एक घर में रह रहे हैं और उनके बच्चे भी रह रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप हो, आपकी अगर मैरिज हुई तो उसके जो उनके पेरेंट होंगे वो, और आपके जो बच्चे होंगे वो। इसके साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ साथ में रहने लगते हैं, ठीक है, तो भी इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली ही कहते हैं। इस टाइप की फैमिलीज़ को भी हम क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें वेस्ट से आई हैं, बट हमारे यहाँ जो दक्षिण भारत है, ठीक है, साउथ इंडिया है, वहाँ पे जो नायर लोग रहते हैं, नायर, वहाँ पर भी ये वाली फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसका नाम क्या रखा है, तारवाड़, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तारवाड़ किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आपको मिलती हैं, दक्षिण भारत की विस्तृत परिवार जो कि नायरों में पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तारवाड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हो गई। फिर मिक्स्ड फैमिली किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो कौन से परिवार होते हैं जहाँ पे आपको न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, दोनों की विशेषताएं मिलेंगी, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, तो वो क्या होंगी, वो कौन से टाइप के परिवार होंगे, मिक्स्ड फैमिली, ठीक है, मिश्रित परिवार, ठीक है, जहाँ पर हमें केंद्रीय और संयुक्त, ठीक है, न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों फैमिलीज़ की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, दोनों फैमिलीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फैमिली या मिश्रित परिवार। देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको, जैसे आप हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको लेकर के
आ गए शहर में रहने के लिए, क्योंकि वो पहले गांव में रहते थे, ठीक है। फिर वो आ गए आपको लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के शहर में, आपको, अपनी वाइफ को, ठीक है। मतलब एक कपल है और उसके बच्चे हैं, वो आकर के शहर में रहने लगे, और शहर में भी उन्हें काम मिल रहा है, पैसे कमा पा रहे हैं शहर में, इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और उनके जो मम्मी पापा हैं आपके, यानी कि दादा दादी, वो कहाँ रह रहे हैं? वो गांव में ही रह रहे हैं अभी, ठीक है। और मम्मी पापा जो भी अर्न करते हैं आपके, वो आप पे खर्च करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपकी अपब्रिंगिंग पे पूरा उनका फोकस है, ठीक है। और जो आपके दादा दादी हैं, उनके पास अपनी ज़मीन है या अपनी खेती है, या उनका अपना जो भी जिस तरीके से भी वो अर्न करते हैं, वो अपनी देख रेख मोस्टली खुद ही करते हैं वो, ठीक है। तो क्या है, वो लोग उधर रह रहे हैं और आप लोग इधर रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग न्यूक्लियर नहीं कहलाओगे, आप लोग मिक्स्ड फैमिली कहलाओगे। क्योंकि अगर आपके गांव में कुछ भी होता है, फंक्शन होता है, या आपके दादा दादी की तबीयत ख़राब होती है, इस तरीके का कोई भी काम पड़ता है, तो आप लोग गांव जाते हो और उनकी हर तरीके से हेल्प भी करते हो। बट पूरी तरीके से आपके मम्मी पापा अपने गाँव का खर्चा नहीं उठाते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हो, बट अपनी जो पुरानी वाली फैमिली है, पिछली वाली जनरेशन, उससे पूरी तरीके से जुड़े हुए हो। तो ये है आपका क्या, मिक्स्ड फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों टाइप के फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के परिवार मिश्रित परिवार कहलाते हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, और ठीक है, कमाने के लिए, शहरीकरण की वजह से, ठीक है, औद्योगिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें मिक्स्ड फैमिली बनी हमारे यहाँ, ठीक है। परिवार का महत्व क्या होता है, क्या क्या इसकी फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। जैविकीय कार्य आपको समझ में आ गया है ना। जैविकीय कार्य की मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको सेक्सुअल नीड्स के बारे में बताया, बायोलॉजिकल नीड्स। देखो, एक इंसान, एक कोट है दलाई लामा जी का, जिसमें वो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो बिना पैसे के रह लेगा, बट बिना लव एंड अफेक्शन के नहीं रह पाएगा, ठीक है। एक इंसान को कि कुछ सेंटिमेंटल्स, इमोशनल नीड्स होती हैं, जिसको वो जिससे वो मतलब उसे पूरा करना ही करना है, उसके बिना वो पागल हो जाएगा, जानवर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो नीड्स होती है ना, हमारी भावनात्मक, हमारी संवेदनात्मक, ठीक है, हमारी जैविकीय आवश्यकता, ठीक है, सेक्सुअल नीड्स, सेक्सुअल को हिंदी में आपको ऊपर लिखा हुआ था, क्या कहते हैं उसे, यौन संबंधी आवश्यकताएं, ठीक है, वो सारी चीज़ें परिवार ही पूरा करता है। तो ये ही आपके क्या है, जैविकीय कार्य हैं, ठीक है। जैसे आप कभी बच्चे थे छोटे, ठीक है, जब आपको चोट लग जाती थी, बाहर किसी फ्रेंड ने धक्का दे दिया, कुछ हो गया, तो रोते रोते किसके पास जाते थे? मम्मी के पास जाते थे, है ना, उनसे बताते थे, फिर मम्मी आपको चुप करवाती थी कि बेटा कोई बात नहीं, है ना, आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो इमोशनली आपको क्या कर रही हैं, आपको एक सहारा दे रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं जैविकीय कार्य में, ठीक है। आप लोग इसको डिटेल में बुक में पढ़ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सोशलाइजेशन का कार्य, समाजीकरण। कुछ लोगों को समाजीकरण नहीं पता क्या होता है। समाजीकरण का मतलब होता है, एक बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है, तो उसको कैसे रहना है सोसाइटी में, है ना। एक इंसान को एक सामाजिक प्राणी, एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता, अब उसको सामाजिक प्राणी बनाने का काम परिवार करता है, मतलब समाज से जोड़ता है, उसको समाज के तौर तरीके सिखाता है। तो यही सारी चीज़ें सोशलाइजेशन कहलाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वर्क या आर्थिक कार्य का मतलब क्या है कि मतलब ये पैसे से रिलेटेड है ना। और अगर हम पहले के समाज में चले जाएं, पुराने समय में, ठीक है, तो वहाँ पर पैसे तो हुआ नहीं करते थे, बट फिर भी फैमिली थी, है ना, फैमिली थी। तो वहाँ पे अगर प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे क्या था, लोग अपना शिकार करते थे और शिकार करके वही खाते थे, ठीक है। तो क्या था, जो आपके मतलब उस टाइम पे जो फादर होंगे वो शिकार करके लाएंगे, और जो मदर होंगी वो क्या करेंगी, बच्चों की देखरेख करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। तो ये एक टाइप का श्रम का विभाजन है कि आधा काम किसको करना है, जो मेन काम है खाने का, मतलब सॉरी मेन नहीं, जो खाने का काम है, एक तरीके से जो लाइवलीहुड
किस तरीके से हमें मिले, हमारी जीविका का उपार्जन कैसे हो, वो फादर का काम हो गया, और मदर का काम हो गया कि घर में भाई सारी चीज़ों की सेटलमेंट रखें भाई, है ना। तो क्या है, यही सारी चीज़ें, कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें, श्रम की विभाजन इसे कहते हैं कि आधा काम उनका आधा काम उनका, तो इस तरीके से, है ना। और बाकी आज के ज़माने में देखें तो यही सारी चीज़ें कि किस तरीके से आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मम्मी पापा आपके वर्किंग हैं, ठीक है, फिर बच्चे क्या करते हैं, अपना पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, वो भी अपना काबिल बनते हैं, फिर जब मम्मी पापा का नीड होता है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं। तो यही है इकोनॉमिक वर्क। सांस्कृतिक कार्य आपको समझ में आ गया, कल्चरल वर्क अभी समझाया आपको कि क्या कि अलग अलग, मैंने कहा ना, रीज़न, कल्चर, कास्ट हर जगह से रिलेट करता है हर एक परिवार। तो जिस परिवार में जो चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है ना, जैसे होली दिवाली आपको मालूम ही नहीं होगा तो कैसे सेलिब्रेट करोगे, तो ये सब परिवार ही आपको सिखाता है, समझाता है, ठीक है। आगे जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती रहती हैं, कोई पूजा हो गई, कुछ भी हो गया। फिर रिलीजियस वर्क या धार्मिक कार्य भी वही है, सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। धार्मिक कार्य थोड़ा सा मतलब, कभी कभी धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं, ठीक है। धर्म का अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप जानो तो इसका मतलब होता है आपका कर्तव्य क्या है, तो वो परिवार आपको सिखाता है ना। रिलीजियस वर्क आपको एक सुपर नेचुरल एंटिटी से जोड़ता है ना, कि भाई चोरी करना पाप है, पाप है मतलब भगवान सज़ा देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कुछ ड्यूटीज़ हैं, ये सब आपके रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं, चाहे जिस भी रिलीजन से रिलेट करते हो आप, तो ये सारी चीज़ें सिखाती है, पारिवारिक सिखाता है। राजनीतिक कार्य या पॉलिटिकल वर्क का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल वर्क भाई का मतलब ये है कि परिवार आपको बताएगा कि आपका काम क्या है, ठीक है। अगर आप, है ना, काम का मतलब क्या है, मम्मी पापा अभी मैंने बताया ना, उनका काम क्या है, बच्चों का काम क्या है ना। टाइम के हिसाब से भी का काम बदलते रहता है, ऐसा नहीं कि टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हमेशा मम्मी पापा ही बच्चों को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना। तो यही सब कुछ पॉलिटिकल वर्क्स हैं, और परिवार हमेशा सिखाता है बच्चों को कि कैसे क्या करना है ना। उनको कंट्रोल में लाता है, एक मतलब उनको एक सामाजिक प्राणी बनाता है ना। कि जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर छोटा बच्चा है तो उसको कैसे सिखाते हैं कि भाई चोरी मत करना, स्कूल में जाता है तो भाई किसी की पेंसिल मत उठा लेना, किसी को थप्पड़ मत मार देना, है ना, लड़ाई मत करना, किसी का टिफ़िन मत छीनना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोशलाइजेशन की चीज़ें हैं, और इन्हीं से वो क्या करता है, अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा है ना। हर एक फैमिली अपने बच्चों को कंट्रोल करके एक सोसाइटी में योगदान दे रही है कि वो पूरी सोसाइटी कंट्रोल हो रही है ना। अब जैसे आप हो जाकर के, अगर आपको कुछ नहीं सिखाया गया तो आप क्या करोगे, अव्यवस्था फैलाओगे बाहर निकल करके, है ना। अगर सारी फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे ही करने लगे तो क्या होगा, सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। तो जो राजनीतिक कार्य का मतलब है कि ये सब कुछ सिखाता है कि आपका काम क्या है, आपकी भूमिका क्या है सोसाइटी में, है ना। तो यही सारी चीज़ें, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी को, फैमिली में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फैमिली वाले ही आपस में निपटा लेते हैं कि भाई, है ना, कि माफ़ी मांग लो या जो भी है। तो इस तरीके से कुछ राजनीतिक कार्य हैं, ठीक है। उनको एक अच्छा नागरिक बनाता है एक परिवार अपने सदस्यों को, ठीक है। और क्या, किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या दायित्व है ना, किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें सिखाता है एक परिवार। देन एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क। एंटरटेनमेंट का मतलब, जैसे आपकी दादी दादा आपको कहानियाँ सुनाते हैं, है ना, ये नहीं कि आपको बाहर भेज दिया वहाँ डांस करो जा करके, है ना। तो मतलब कहने का मतलब, एक लाइफ है तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा अपने काम को करते रहो, कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना, कुछ, है ना। तो आपके यहाँ देखते होगे, जैसे आपस में बच्चे खेलते हैं, है ना, दादा दादी उनको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, मम्मी पापा कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क हैं। तो ये आपके एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क हो गया। और परिवार में वर्तमान परिवर्तन, अच्छा, रिसेंट चेंजेस इन फैमिली की अगर हम बात करें, चेंजेस इन फैमिली की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ना, पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, अब कैसी हैं, न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं कहोगे, मिक्स्ड फैमिली है ना। आपको अभी समझाया मिक्स्ड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे साथ रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही मिलते हैं, प्योर न्यूक्लियर फैमिली यहाँ देखना मुश्किल है
है ना। परिवार जो है यहाँ पे मिक्स्ड फैमिलीज़ ही मिलती हैं, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, खेती करते थे और एक बहुत मतलब लोगों के पास खेत हुआ करते थे और उस खेत पे लोग मिलजुल करके काम करते थे सारे लोग, और एक घर हुआ करता था और उस घर में सारे लोग मिलजुल करके रहते थे, है ना, हंसी खुशी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, है ना, ज़रूरतें बढ़ने लगी, ठीक है। और जो पश्चिमी शिक्षा है यहाँ पर, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे आने लगा। पहले क्या था, धर्म ग्रंथ पढ़ते थे लोग, वही सब पढ़ पढ़ के अपना चलाते थे ज़िंदगी, ठीक है। वैद्य हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सारी दवाइयाँ दे देते थे, भाई क्या प्रॉब्लम है, सब दवाई उनके पास रहती थी। बट अब क्या है, सब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हुआ, विशेषीकरण हुआ, है ना, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मिलते हैं अब आपको। एक इंसान हर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता था, जहाँ आज क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती गई, है ना, हर चीज़ लोग स्पेशलाइज होते गए, और क्या है, लोग व्यक्तिवादी हो रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म आ रहा है कि भाई अपने अपने आप को देखना है। पहले क्या था, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पाए जाते थे भाई, कि सभी को लेकर के साथ चलना है ना, कम्युनिटी भी पढ़ लेना भाई। अब कम्युनिटी वर्ड आ गया तो कुछ लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब नहीं समझेंगे। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं, पहले से अभी में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आई, है ना, औद्योगिकीकरण हुआ यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फलस्वरूप अभी यहाँ पे चल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, औद्योगिक क्रांति, है ना। यहाँ पे क्या है, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, नए नए रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिल रहे हैं। गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं कमाने के लिए, और यहीं पे आके बस जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन, ठीक है। पहले क्या था, आप देखोगे, मम्मी पापा से पूछना कि पहले जहाँ पे भी, ये जो लखनऊ है ना, लखनऊ की बात करें तो क्या है, बहुत सारी जगह ऐसी थी जो बिल्कुल जंगल जैसी दिखती थी, हमें कोई घर नहीं था। तो क्या है, धीरे धीरे घर बसने शुरू हुए, तो ये इसे ही बोलते हैं हम क्या, नगरीकरण, है ना, अर्बनाइजेशन। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग अब सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, है ना, अपने में केंद्रित हो रहे हैं। और साथ में जो आपने अभी पढ़ा ना, संस्था संस्था के एग्जाम्पल में अगर हम परिवार को लें, तो परिवार एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, परमानेंट है ना, कभी ख़त्म ना होने वाला एक संस्था है। तो ख़त्म का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि परिवार जैसा पहले था वैसा आज भी है ना। रूल्स रेगुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तभी इंस्टीट्यूशन बना रहता है। अब जैसे विवाह को ले लो, मैरिज बहुत पहले, साल पहले अगर देखो तो क्या था, एक एक महीने तक चला करती थी मैरिज, इतनी लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, है ना। तब भी मैरिज इंस्टीट्यूशन था, और आज भी है। और आज क्या है, 4 दिन में, 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, है ना, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन तो है ना, पहले भी था, अभी भी है, यानी परमानेंट है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, और पढ़िएगा आप लोग, जो नहीं आए तो फिर पूछिएगा मुझसे और कमेंट कर दीजिएगा।